सुप्रभात। बेटा, आज मैं आपको स्पीति में बारिश पाठ समझा रही हूँ। यह स्पीति में बारिश पाठ श्री कृष्ण नाथ जी द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। इस यात्रा वृतांत में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील स्पीति का भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक और कृषि से संबंधित परिचय बहुत ही विस्तार पूर्वक ढंग से दिया है। तो बेटे, अब मैं यह पाठ शुरू करती हूँ। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। लाहुल स्पीति का यह योग आकस्मिक ही है, यानी कि अचानक ही है। इसमें बहुत योगा योग नहीं है। योगा योग यानी कि मेल या जुड़ाव नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी इसका वर्णन कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं और कठिन रास्ते हैं, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। अलंघे भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघे यानी कि जिसे लांघा न जा सके। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, जितने भी हमारे संचार के साधन हैं उनमें सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए ही है। मतलब वहाँ कोई भी अगर संदेश देना है या वहाँ पर कोई संदेश पहुँचाना है तो वायरलेस सेट के जरिए ही संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को ये डर लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वे कर भी क्या सकते हैं, अर्थात उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। तो बेटे, यहाँ पर ये 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है कि वसंत ऋतु में कितने मील आना जाना कठिन है, तो ये है 170 मील। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। अनाम यानी बिना नाम का। जब ये साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र ही रही। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही। तब भी यह प्राय स्वायत्त ही रही, यानी कि स्वतंत्र ही रही या आज़ाद ही रही। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने ही सिरजी है, इसको ये स्वतंत्रता भूगोल नहीं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं जिन्हें लांघना बहुत ही मुश्किल है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता तो उसके आते जाते, हरकारा यानी कि कोई संदेश देने के लिए, तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनप्पा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आंख बंद कर, चांगमा का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते। जब धमाका गुजर जाता तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठते। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के बिहारों को बहुत लूटा। तो स्पीति के बिहारों को किसने लूटा? जोरावर सिंह। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की ही पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार वहाँ की जनसंख्या 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्र नहीं दिया गया। इंपीरियल गैजेटिएट के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। तो बेटा, ये 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है
कि स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील कितने से भी कम है, तो आएगा इसमें 4 से भी कम। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस यानी कि जैसे का तैसा मिला था। अंग्रेजों को यह 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजों को स्पीति किसके जरिए मिला था। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो यानी कि वहाँ का स्थानीय शासक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल दूसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश के बराबर था। इसलिए स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ। रेगुलेशन यानी कि नियम, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ पर लागू नहीं होते। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना, मालगुजारी यानी कि भूमि का लगान, और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है, यानी कि बहुत ही दुर्गम यानी बहुत ही कठिन, जहाँ पर जाना संभव ना हो। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करता है। तो बेटे ये भी एक एक नंबर में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि स्पीति दक्षिण में किससे और उत्तर में किससे इसको अलग करता है। स्पीति के जो पहाड़ हैं दक्षिण में किससे और उत्तर में किससे, तो दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, यानी कि विशेष लगाव है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नाम की भी नदी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है, और कितनी प्रसिद्ध है ये तो आपको भी पता है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है, और जितनी आबाद है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये प्रति वर्ग मील यहाँ पर 4 से भी कम लोग रहते हैं। अचरज यानी हैरानी यह नहीं कि इतने लोग क्यों हैं, हैरानी तो यह है कि इतने कम लोग भी वहाँ पर कैसे रहते हैं। स्पीति की विपत्ति के बारे में मैंने बताया, तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर लोग वहाँ क्यों रहते हैं 8-9 महीने। अब स्पीति के लोगों को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। वे 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं, ठंड से ठिठुरते रहते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि अपने घर को गर्म रख सके, वृत्ति भी नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। वृत्ति यानी आजीविका। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं?
अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, और कोई तर्क उनके पास नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले ही सिद्ध कर सके, लेकिन स्पीति में रहने वालों को ये सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य हैं। अतर्क्य यानी कि तर्क से परे। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। आर्तनाद यानी कि दर्द से भरी हुई आवाज़, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। जो वहाँ के लोगों का दुख है उसे नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वे सब हिमालय नहीं, हिमालय का तलुआ है, यानी कि हिमालय की तली हैं। शिवालिक या पीर पंचाल, पीर पंचाल एक पर्वत श्रृंखला है या ऐसा कुछ उसका नाम है जो तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। ये प्रश्न बेटा ध्यान से करने हैं, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न लिए जाते हैं। स्पीति की 12,986 फीट यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है, और ये बेटे अभ्यास में भी प्रश्न आता है। इसका अर्थ है कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। इसमें ये प्रश्न बनता है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र पर देने के पक्ष में क्यों है? तो उसका उत्तर बेटा इसी पहरे में है। इसका अर्थ है कि कहीं इन बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो इसका नाम नहीं है। वहाँ बौद्धों ने ओम मणि पद्मे होम इस मंत्र का बहुत उच्चारण किया है। इनका बीज मंत्र है और इस मंत्र का बहुत महात्म्य यानी कि महत्व या महिमा। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने मंत्र पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने मंत्र का इतना अधिक जाप हुआ है कि उसी मंत्र की आवाज़ इन चोटियों पर गूंजती रहती है। इंपीरियल गैजेटिएट, गैजेटिएट मतलब राजपत्र। इंपीरियल गैजेटिएट में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी, पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हुए हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है। इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाहरी हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची है। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। लेखक ने इन चोटियों से होड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन लोसर तक ही कर पाए। उसके बाद उन्होंने कहा अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
क्योंकि इन चोटियों से ओढ़ लेना तो मृत्यु को बुलावा देना है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को दूर करें, क्योंकि ये चोटियाँ भी अब परिवर्तन चाहती हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत यानी कि बल और शक्ति ताकत से युवावस्था में प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ यहाँ आए और हंसी मजाक करें तो यहाँ की चोटियाँ भी खुश होंगी। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। आर्तनाद अभी बताया था मैंने, दर्द से भरी हुई आवाज। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघलेगा। यह एक युवा निमंत्रण है। लाहुल की तरह स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। ये यहाँ बेटा इसमें एक एक नंबर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालीन वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न गंध। वह गंध यानी कि खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं, मुंह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें शूल की तरह वह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है, यानी कि उससे दूर है। यहाँ बरखा बाहर नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कालिदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया है। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, ये कामीजनों का प्रिय पावस। कामीजन कौन होते हैं? यानी कि विलासी लोग। प्रिय पावस राजाओं के से ठाट बाट बनाकर आ गया है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। पावस यानी वर्षा ऋतु। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। यह भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है बेटा। हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं है कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहावनी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, मतलब मन प्रसन्न करने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, बल्कि धरती सूखी ठंडी और बंध्या हो जाती है। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है। यहाँ की मुख्य फसलें 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों है। यहाँ केवल 2 ही सब्जियाँ होती हैं, मटर और सरसों, और फसल में से जौ प्रमुख है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले या उन पर बनाए गए छोटे छोटे पुल। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम का नहीं रहता। स्पीति में ऐसी बहुत सारी भूमि है जो खेती लायक बनाई जा सके, लेकिन शर्त यह है कि स्पीति में पानी सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध किया जाए।
पानी का वहाँ पर कोई स्रोत पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और सब्जी कौन सी होती है? मटर और सरसों, उसको छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। जब लेखक स्पीति में गया था तो वो काजा के डाक बंगले में सो रहा था। शुरू में वर्णन हुआ था काजा और केलंग। तो काजा कहाँ के हैं? काजा है स्पीति के और केलंग लाहुल के। सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खटखड़ा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोला तो हवा का तेज झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला बंद कर दिया। उसकी आड़ में देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार यानी कि बर्फ, तुषार यानी बर्फ जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेल एक महाशंख होता है, एक वाद्य यंत्र होता है जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों के बाद वर्षा हुई। तो बेटे इसी के साथ यह यात्रा वृतांत समाप्त हुआ। धन्यवाद।